देखो डॉक्यूमेंट दिख रहा है स्क्रीन पे। इज इट विजिबल? हाँ मैम, दिखा। ठीक है, देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने रेंडरिंग पाइपलाइन स्टार्ट की है। उसके अंदर तुम्हारा इनपुट असेंबलर स्टेज देखे। इनपुट असेंबलर स्टेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखे, कौन कौन से तरह के स्ट्रक्चर्स हम लोग असेंबल कर सकते हैं, एज वेल एज उसके इंडाइसेस और वर्टाइसेस का कंप्लीट पार्ट देखे, राइट। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है रेंडरिंग पाइपलाइन की ही, तो आज हम लोग रेंडरिंग पाइपलाइन को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो देखो सेकंड स्टेप थी वर्टेक्स शेडर स्टेज। Now what is vertex shader stage? After the primitives have been assembled, the vertices are fed into the vertex shader stage. एक बार primitives assemble हो गए कहाँ पे, तुम्हारे input assembler stage में। ठीक है, input assemble हो जाने के बाद जो भी तुम्हारे vertices, तुमने जो भी structure create किए हो, वो सारे vertices तुम्हारे कहाँ पे जाते हैं, vertex shader stage में जाते हैं। ठीक है, the vertex shader can be thought of as a function that inputs a vertex and outputs a vertex. तो ये एक function है जिसके अंदर इनपुट भी एक वर्टेक्स लिया जाता है, एज वेल एज जो आउटपुट निकलता है वो भी एक वर्टेक्स के ही फॉर्म में रहता है। Every vertex drawn will be pumped through the vertex shader. In fact, we can conceptually think of a following happening on a hardware. तो हर एक जो vertex तुम लोग input assembler stage में assemble करोगे, वो हर एक vertex को तुम कहाँ पे डालोगे, तुम्हारे vertex shader stage पे डालोगे। उसके बाद उस हर एक vertex पे एक ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा और vertex के ही फॉर्म में क्या रहेगा, तुम्हारा आउटपुट तुमको मिलेगा। तो देखो ये जो दो लाइन दिए हुए हैं, कुछ ये ऑपरेशन यहाँ पे होते हैं। फॉर यू इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन नम वर्टाइसेस प्लस प्लस 1, देन आउटपुट वर्टेक्स आई इज इक्वल्स टू वर्टेक्स शेडर इनपुट वर्टेक्स आई। तो यहाँ पे आई क्या रहेगा, तुम्हारा नंबर ऑफ वर्टाइसेस रहेगा। इंटीजर नंबर है तुम्हारा, इंट के फॉर्मेट में लिया हुआ है, तो आई तुम्हारा नंबर ऑफ वर्टाइसेस रहेगा। तो जितने रहेंगे उसको तुमको अप्लाई करना है तुम्हारे वर्टेक्स के ऊपर। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है यू इंट आई इज इक्वल्स टू 0। अगर आई 0 है, दैट मीन्स व्हाट, आई इज लेस देन नंबर ऑफ वर्टाइसेस, राइट। तो यहाँ पे प्लस प्लस आई लगाया हुआ कि कितने नंबर से इंक्रीमेंट करोगे। व्हाट इज प्लस प्लस, प्लस प्लस डिनोट्स इंक्रीमेंट, राइट। तो प्लस प्लस लगाया हुआ कि कितने नंबर से इंक्रीमेंट होगा। तो आउटपुट जब मिलेगा, आउटपुट ऑफ वर्टेक्स आई इज इक्वल्स टू किससे रिलेट करेगा, वो इनपुट ऑफ वर्टेक्स आई से। मतलब जितने नंबर ऑफ तुम्हारे इनपुट ऑफ वर्टेक्स रहेगा, दैट मीन्स जितने नंबर ऑफ वर्टाइसेस एज एन इनपुट तुम लोग ले रहे हो, उतने ही नंबर ऑफ वर्टाइसेस एज एन आउटपुट तुमको मिलेंगे। सिर्फ बीच में जो ऑपरेशन है किसका, वर्टेक्स शेडर वाला, वो उसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा। तो देखो द वर्टेक्स शेडर फंक्शन इज समथिंग वी इम्प्लीमेंट बट इट इज एग्जीक्यूटेड बाय द जीपीयू फॉर मैम ईच रिकॉर्डिंग वर्टेक्स, सो ऑन इट है इज वेरी क्या? फास्ट। क्या हुआ? कुछ नहीं, रिकॉर्डिंग ऑफ दिखाता था, अभी ऑन दिखा। नहीं, ऑन है, हो रही है। हाँ ठीक है, देखो द वर्टेक्स शेडर फंक्शन इज समथिंग वी इम्प्लीमेंट बट इट इज एग्जीक्यूटेड बाय द जीपीयू फॉर ईच वर्टेक्स, सो इट इज वेरी फास्ट। तो वर्टेक्स शेडर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कौन इम्प्लीमेंट करता है, यूजर, जो हम हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, बट वो एग्जीक्यूट किसके थ्रू होता है, जीपीयू के थ्रू होता है। वाई, बिकॉज जीपीयू एग्जीक्यूट्स ऑल ग्राफिक फंक्शंस, राइट। तो जितने भी रेंडरिंग पाइपलाइन के स्टेजेस रहेंगे उनको एग्जीक्यूट करने का काम हमारा जीपीयू ही करता है। इसीलिए ये जो वर्टेक्स शेडर वाला स्टेज है ये बहुत ही फास्ट वे में एग्जीक्यूट होता है। वाई, बिकॉज इट इज एग्जीक्यूटेड बाय द जीपीयू। Many special effects can be done in the vertex shader stage such as transformation, lightning and displacement mapping. तो देखो बहुत तरह के स्पेशल इफेक्ट्स तुम लोग वर्टेक्स शेडर स्टेज में अप्लाई कर सकते हो। जैसे तुम लोग ट्रांसफॉर्मेशंस परफॉर्म कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन का कंप्लीट पार्ट यूनिट 1 के हमने सेकंड चैप्टर में आई गेस देखे थे कि किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, अलग अलग तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस देखे थे, राइट। ट्रांसलेशन था, स्केलिंग था, रोटेशन था। तो ये सारे ऑपरेशंस तुम लोग वर्टेक्स शेडर स्टेज में परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद लाइटनिंग इफेक्ट दे सकते हो। लाइटनिंग इफेक्ट आगे वाले पार्ट में भी है, अगर शॉर्ट में समझाओ तो किस तरह से लाइट इफेक्ट्स आते हैं, डार्क कॉन्ट्रास्ट हो गया, ब्राइट कॉन्ट्रास्ट हो गया, तो ये सारी चीजें भी तुम लाइटनिंग इफेक्ट्स दे सकते हो। फिर डिस्प्लेसमेंट मैपिंग, तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से डिस्प्लेस किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशंस जो है तुम वर्टेक्स शेडर स्टेज में अप्लाई कर सकते हो।
Remember that not only do we have access to the input vertex data, but we also can access textures and can store and other data stored in GPU memory, such as transformation matrices and scene lights. तो जब तुम लोग vertices को vertex shader में डालते हो, तो सिर्फ vertex data का ही access तुम्हें नहीं मिलता, तुम्हें और भी चीजों का access मिलता है. जैसे देखो textures से related जो भी information रहेंगी, texture का भी पूरा concept हमने last unit में देखे है, right? जो मैट्राइसेस के फॉर्म में टेक्सचर का डेटा, इमेज का डेटा स्टोर होता है, राइट? तो वो टेक्सचर का भी जो पूरा डेटा है वो हमें एक्सेस उसका मिल जाता है. फिर जो भी जीपीयू में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन मैट्राइसेस हो गया, फिर सीन लाइट्स का, लाइट सीन्स जो रहते हैं उसका जो डेटा हो गया, तो अलग अलग कंसेप्ट का डेटा का एक्सेस तुमको मिल जाता है. न्यू आर यूजिंग दी वर्टेक्स शेडर स्टेज. जब तुम्हारे वर्टाइसेस एज एन इनपुट तुम्हारे वर्टेक्स शेडर स्टेज में जाए, तो उसके ऊपर अलग अलग ऑपरेशंस तुम लोग परफॉर्म करते हो. के अलावा तुम्हें सिर्फ वर्टेक्स डेटा का ही एक्सेस ना मिलते हुए बहुत सारे चीजों का एक्सेस मिलता है भी है. टेक्सचर्स क्या स्टोर करते हैं, इमेज का डेटा स्टोर करते हैं, राइट, मैट्राइसेस के फॉर्म में, तो वो डेटा का एक्सेस तुम्हें मिल जाता है. फिर जीपीयू में स्टोर्ड अलग अलग चीजें जैसे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्राइसेस, सीन, ये सारी चीजों का भी एक्सेस तुम्हें मिल जाता है. तो दिस इज ऑल अबाउट वर्टेक्स शेडर स्टेज. अब वर्टेक्स शेडर स्टेज में ही देखो दो स्पेसेस होते हैं. एक होता है तुम्हारा लोकल स्पेस और दूसरा होता है तुम्हारा वर्ल्ड स्पेस. वर्ल्ड स्पेस और लोकल स्पेस का थोड़ा थोड़ा पार्ट जो यूनिट हुआ उसमें हमने देखे. अब डीपली ये दोनों चीजों को हम लोग कवर करेंगे. व्हाट इज लोकल स्पेस एंड व्हाट इज वर्ल्ड स्पेस? See, suppose for a moment that you are working on a film and your team has to construct a miniature version of a train scene for some special effect shots. In particular, suppose that you are tasked with making a small bridge. एक consideration करो, एक assume कर लो कि तुम्हारी एक टीम है जो एक फिल्म बना रही है जिसमें मिनिएचर वर्जन बनाना है एक ट्रेन सीन का. ठीक है, एक फिल्म का शॉट तुम लोगों को शूट करना है जहाँ पे एक मिनिएचर ट्रेन का सीन रहेगा और जिसमें तुम्हें एक ब्रिज को क्रिएट करना है. ठीक है, एक ब्रिज वाला जो पोर्शन है उसको क्रिएट करना है. Now you would not construct the bridge in the middle of the scene where you would likely have to form from a difficult angle and be careful not to mess up with the other miniatures that compose the scene. Instead, you would work on the bridge at your workbench away from the scene. Then when it is all done, you would place the bridge at its correct position and angle in the scene. तो अगर वो ब्रिज तुमको मिनिएचर फॉर्म में क्रिएट करना है तो तुम सीन के मिडल में तो जाके उसको कंस्ट्रक्ट करोगे नहीं, राइट? कि बीच में जाके सीन जो भी क्रिएटेड है तो बीच में जाके तुम ब्रिज नहीं बना सकते. वाई? बिकॉज तुम दूसरे जो मिनिएचर बनाए हुए हैं उसको मैसअप कर दोगे, उसको तोड़ दोगे या वो हिल जाएंगे, राइट? तो इंस्टेड ऑफ दैट तुम क्या करोगे, तुम उस ब्रिज को तुम्हारे वर्क बेंच पे क्रिएट करोगे. लाइक जहाँ पे तुम वर्क कर रहे हो या फिर साइड में तुम उस ब्रिज को क्रिएट करोगे और जब वो पूरा क्रिएट हो जाएगा तब उस ब्रिज को तुम प्लेस करोगे उस ट्रेन वाले सीन में जहाँ पे ब्रिज को प्लेस करना है. ठीक है, मतलब क्या, तुम उस सीन के मिडल में जाके उसको ना बनाते हुए तुम तुम्हारे वर्क बेंच पे उस ब्रिज को क्रिएट कर रहे हो और जब वो एज अ होल पूरा रेडी हो रहा है तब उस ब्रिज को प्लेस कर रहे हो तुम उस मिनिएचर सीन में जहाँ पे ब्रिज का काम है या फिर जहाँ पे प्लेस किया जा रहा है. ठीक है, तो ये एक एग्जांपल दिए हैं. देखो, 3D आर्टिस्ट डू समथिंग सिमिलर व्हेन कंस्ट्रक्टिंग 3D ऑब्जेक्ट्स. तो जो 3D आर्टिस्ट होते हैं वो भी कुछ इसी तरह का काम करते हैं जब 3D ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं. 3D ऑब्जेक्ट्स जो तुम्हारे गेम में या फिर जो तुम्हारे ग्राफिक्स में जो ऑब्जेक्ट्स तुमको नजर आते हैं, दोज 3D ऑब्जेक्ट. तो यहाँ का बोलने का मतलब क्या है, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एवरी ऑब्जेक्ट इन दैट पर्टिकुलर सीन, वो हर एक ऑब्जेक्ट को एक अलग स्पेस में क्रिएट करते हैं. ठीक है, अलग स्पेस में जब वो पूरा रेडी हो जाता है तब उस ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है तुम्हारे गेम के अंदर या फिर तुम्हारे ग्राफिक्स के अंदर. तो ये एग्जांपल तुम्हारा ऊपर जो दिया हुआ है मिनिएचर वाला ट्रेन सीन का, सिमिलर वे में ये तुम्हारा 3D आर्टिस्ट का भी एग्जांपल है कि वो लोग भी क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उसको तो उनके वर्क बेंच पे क्रिएट करते हैं, अलग से क्रिएट करते हैं एंड देन उन ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करते हैं. इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग एन ऑब्जेक्ट ज्योमेट्री विद कोऑर्डिनेट्स रिलेटिव टू 3D आर्टिस्ट डू समथिंग सिमिलर व्हेन कंस्ट्रक्टिंग 3D ऑब्जेक्ट्स. इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग एन ऑब्जेक्ट्स geometry with coordinates relative to a global scene coordinate system, they specify them relative to a local coordinate system. The local coordinate system will usually be some convenient coordinate system located near the object and axis aligned with the object. तो देखो यहाँ पे दो स्पेसेस होते हैं, तुम्हारा लोकल स्पेस और वर्ल्ड स्पेस. वर्ल्ड स्पेस क्या होगा,
जो तुम्हारा एंटायर सीन है, जैसे मिनिएचर ट्रेन वाले सीन में जो पूरा सीन है मिनिएचर वाला, वो उनका पूरा वर्ल्ड स्पेस है। बट वर्ल्ड स्पेस में जाके न बनाते हुए जो भी क्रिएटर था उसने क्या किया, उस ब्रिज को उसके लोकल स्पेस में क्रिएट किया, मतलब उसके वर्क बेंच पे। तो जहाँ पे वो इंडिविजुअली एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा है, वो क्या हो गया, उसका लोकल स्पेस हो गया। तो जब वो सीन या फिर वो जो ऑब्जेक्ट है वो लोकल स्पेस में क्रिएट हो चुका, उसके बाद उसने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को उठा के क्या कर दिया, उसने ग्लोबल स्पेस में प्लेस कर दिया। तो ये दो एग्जाम्पल्स है तुम्हारे लोकल स्पेस के और तुम्हारे ग्लोबल स्पेस के। तो इसको हम लोग वर्ल्ड स्पेस भी बोलते हैं, तुम्हारे किसको, ग्लोबल स्पेस को हम वर्ल्ड स्पेस भी बोलते हैं। और दूसरा होता है तुम्हारा local space. The local coordinate system will usually be convenient coordinate system located near the object and axis aligned with the object. Once the vertices of 3D model have been defined in local space, it is placed in the global scene. तो similar way में 3D artist भी करते हैं, उनके local space में वो हर एक object को create करते हैं, and once those objects are created, वो क्या कर देंगे, उसको global space या फिर world space में place कर देंगे। Same example है, ठीक है। In order to do this, we must define how the local space and world space are related. This is done by specifying where we want the origin and axis of the local space coordinate system relative to the global scene coordinate system and executing a change of coordinate transformations. तो ये करने के लिए हमें relation बताना पड़ेगा किसके बीच में, तुम्हारे ग्लोबल स्पेस के बीच में एज वेल एज तुम्हारे लोकल स्पेस के बीच में। तो देखो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को गौर से देखो, वर्ल्ड सिस्टम यहाँ पे बताया गया है और ये सारे पॉइंट्स को भी देखो। डिफाइनिंग ईच मॉडल रिलेटिव टू इट्स ओन लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज सेवरल एडवांटेजेस। तो देखो बहुत तरह के एडवांटेजेस होते हैं अगर तुम लोग लोकल स्पेस और ग्लोबल स्पेस का यूज कर रहे हो। तो अगर खुद का लोकल कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हो तो देखो एक वर्ल्ड सिस्टम बताया गया है फिगर में, जहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट को एक अलग वर्ल्ड में क्रिएट किया गया है, ठीक है, W1 W2 W3, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक सिलेंडर है, क्यूब है और एक ट्रायंगल है। तो हर एक ऑब्जेक्ट को एक अलग वर्ल्ड में क्रिएट करके, दैट इज योर लोकल स्पेस, उसमें क्रिएट करके हम फिर उसको प्लेस कर रहे हैं तुम्हारे वर्ल्ड सिस्टम के अंदर। जो 3 कोऑर्डिनेट्स तुमको दिख रहे हैं वो तुम्हारा वर्ल्ड सिस्टम है। तो हर एक ऑब्जेक्ट इंडिविजुअली क्रिएट होगा और फिर प्लेस किया जाएगा ओरिजिन पे, ओरिजिन दैट इज योर वर्ल्ड सिस्टम और वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट, इट इज इजियर फॉर इंस्टेंस यूजुअली इन लोकल स्पेस द ऑब्जेक्ट will be centered at the origin and symmetrical with respect to one of the major axes. As another example, the vertices of a cube are much easier to specify if we choose a local coordinate system with origin centered at the cube and with axes orthogonal to cube faces. देखो एक चीज याद रखो, जो भी वर्ल्ड स्पेस को तुम यूज करोगे, लोकली जो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे वो भी 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम के हेल्प से क्रिएट किए जाएंगे। जैसे यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं, सिलेंडर, क्यूब और ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्यूब का एग्जांपल ले रहे हो तो क्यूब को इजीली तुम लोग क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज हर एक एक्सिस पे हर एक लाइन सेगमेंट फॉर्म होगा, राइट। तो देखो क्यूब का भी एग्जांपल ऊपर दिया हुआ है, उसी तरह से ट्रायंगल का भी एग्जांपल दिया हुआ है। तो ट्रायंगल को भी 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम के हेल्प से बनाया गया है, एज वेल एज सिलेंडर को भी 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम के हेल्प से बनाया गया है। तो अगर हम वो ट्रेन सीन वाला एग्जांपल ले तो उसमें तो ब्रिज बनाना इजी है, व्हाई, बिकॉज दे आर क्रिएटिंग मिनिएचर्स। बट 3D आर्टिस्ट जब क्रिएट करते हैं तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए उनको भी 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करना पड़ता है कि कोऑर्डिनेट्स पे वो पहले ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, फिर वो 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम को, जो मेन 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसको हम वर्ल्ड स्पेस बोलेंगे या फिर ग्लोबल स्पेस बोलेंगे, उसमें प्लेस किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या समझ रहा है, हर एक ज्योमेट्री जो हम क्रिएट करते हैं उसके लिए एक्सेस आर रिक्वायर्ड, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, द ऑब्जेक्ट में बी रीयूज्ड अक्रॉस मल्टीपल सीन्स, इन विच केस इट मेक्स नो सेंस टू हार्ड कोड द ऑब्जेक्ट्स कोऑर्डिनेट्स रिलेटिव टू अ पर्टिकुलर सीन। इंस्टेड इट इज बेटर टू स्टोर इट्स कोऑर्डिनेट टू अ लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड देन डिफाइन वाया चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स हाउ द लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम आर रिलेटेड फॉर ईच सीन। तो देखो जो ऑब्जेक्ट्स तुम क्रिएट कर चुके हो सकता है उनकी जरूरत मल्टीपल सीन्स में पड़े। लाइक तुमने एक सीन के लिए एक क्यूब को क्रिएट किए हो, वो क्यूब हो सकता है कार्ड का या फिर बॉक्सेस का काम कर रहा है तुम्हारे गेम के अंदर, तो वो क्यूब की जरूरत तुम्हें मल्टीपल सीन्स में पड़ सकती है। लाइक अलग अलग सीन्स जिसमें तुम बॉक्सेस का यूज बता रहे हो गेम के अंदर, तो अलग अलग सीन्स में वो क्यूब की जरूरत पड़ेगी तुमको। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग दैट क्यूब अगेन एंड अगेन फॉर ईच सीन, तुम क्या करोगे, जो एक ही बनाया हुआ क्यूब है उसी को बार बार तुम यूज कर सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग दैट सीन इन द ग्लोबल स्पेस, तुम क्या प्रिफर करते हो, उसको लोकल कोऑर्डिनेट में बनाते हो
और उसी को वहां पे ही स्टोर करके रख देते हो, तो जब अलग अलग सीन में बॉक्सेस या फिर उस क्यूब की जरूरत पड़ेगी तो उसी को डुप्लीकेट करके तुम क्या करोगे, एक ही क्यूब को मल्टीपल सीन्स में यूज करोगे। तो ये भी एक एडवांटेज है लोकल कोऑर्डिनेट में बनाने का, कि अगर ग्लोबल सीन में बनाते हो तो वो एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, वहीं पे यूज होगा, बाकी टाइम उसको यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन जब तुम लोकल कोऑर्डिनेट में या फिर लोकल स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो तो वहीं पे स्टोर्ड रहता है, उसी ऑब्जेक्ट को बाद में डुप्लीकेट करके हम मल्टीपल सीन्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट देखो, फाइनली समटाइम्स वी ड्रॉ the same object more than once in a scene but in different positions, orientations and scales. Example, a tree object may be reused several times to build a forest. It would be wasteful to duplicate the object's vertex and index data for each instance. Instead, we store a single copy of geometry that is vertex and index less relative to its local space. Then we draw the object several times but each time with a different world matrix to specify the position, orientation and scale of the instance in the world space. देखो कभी कभी तुम लोग डुप्लीकेट तो कर देते हो ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट में क्या था कि मल्टीपल सीन में एक ही ऑब्जेक्ट को तुम यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे तुम एक ऑब्जेक्ट को मल्टीपल सीन्स में तो यूज कर सकते हो, बट कभी कभी ऐसा होता है कि सिमिलर ऑब्जेक्ट का साइज वैरी रहेगा, उसका पोजीशन अलग रहेगा, उसका ओरिएंटेशन डिफर करेगा, ठीक है। तो अलग अलग सीन तुम एक ही ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हो बट उसका ओरिएंटेशन वैरी होगा, पोजीशन भी वैरी होगी। तो ऐसे केस में भी तुम लोगों को लोकल कोऑर्डिनेट बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है। कैसे, तुम क्या करोगे, एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके रख दोगे, फिर बाद में जब उसको यूज करने की बारी आएगी अलग सीन में या फिर दूसरे सीन में तुम उसको यूज करना चाहोगे विद डिफरेंट ओरिएंटेशन एंड डिफरेंट पोजीशन, तो तुम सिर्फ उसी वैल्यू को चेंज करोगे जो तुम्हें चेंज करनी है। तुमको एंटायर जो तुम्हारा शेप है या फिर ऑब्जेक्ट है उसको बदलना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम वर्ल्ड स्पेस में बनाओगे तो क्या होगा, तुमको अलग अलग सीन में अलग अलग ओरिएंटेशन और अलग अलग तुम्हारे पोजीशन के साथ तुम्हें वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। बट लोकल सिस्टम में अगर तुम बनाकर रख रहे हो और फिर बाद में तुम्हें उसका पोजीशन या फिर उसका ओरिएंटेशन चेंज करना है, तुम इजीली उसी वैल्यू को चेंज करके वो कर सकते हो, बट तुम्हें अलग से उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक फायदा है यूजिंग लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और फिर लोकल स्पेस, ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग वर्ल्ड स्पेस फॉर एवरी ऑब्जेक्ट। ये समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है? लोकल सिस्टम समझ में आया? ठीक है, उसके बाद देखो एक होता है व्यू स्पेस ना। व्हाट इज व्यू स्पेस? व्यू स्पेस नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि व्यू जो हमें यूजर एज अ यूजर जो व्यू हमें नजर आता है वो वाला स्पेस, ठीक है। तो देखो, इन ऑर्डर टू फॉर्म अ 2D इमेज ऑफ अ सीन वी मस्ट प्लेस अ वर्चुअल कैमरा इन द सीन। द कैमरा स्पेसिफाइज व्हाट वॉल्यूम ऑफ द वर्ल्ड द व्यूअर कैन सी एंड thus what volume of the world we need to generate a 2D image of. Let us attach a local coordinate system called a view space, eye space or a camera space to the cameras shown in the figure 5.19. तो देखो, व्यू स्पेस क्या होता है, जो स्पेस यूजर को नजर आता है। तो यूजर को कोई चीज नजर आने के लिए हमें कैमरा स्पेस क्रिएट करना पड़ता है जिसको हम वर्चुअल कैमरा स्पेस कहते हैं। तो जो चीज वर्चुअल कैमरा को नजर आएगी वही चीज यूजर्स को भी नजर आएगी, ठीक है। इसका यूज क्या है, अगर तुम लोग एक वर्चुअल कैमरा स्पेस सेटअप कर रहे हो और जो चीजें वर्चुअल कैमरा को नजर आ रही है वही चीज अगर यूजर को नजर आ रही है तो तुम्हें सिर्फ उतना ही सीन क्रिएट करना पड़ेगा जितना वर्चुअल कैमरा को नजर आ रहा है, ठीक है। तुम्हें एंटायर इमेज बनाने की जरूरत नहीं। अगर पूरा सीन क्रिएट करने जाओगे जिसमें आधे से ज्यादा पार्ट अगर यूजर को विजिबल नहीं रहेगा, स्टिल यू आर क्रिएटिंग दैट बैक ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो, तो तुम्हें ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा मेमोरी वेस्ट होगी तुम्हारी, राइट। इंस्टेड ऑफ दैट तुम्हें सिर्फ देखना है कि कैमरा कितना पोर्शन देख पा रहा है पर्टिकुलर व्यू से, तो जो कैमरा देख पा रहा है तुम्हें सिर्फ उतना ही इमेज या फिर उतना ही सीन क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी। इससे तुम्हारा टाइम भी सेव होगा एज वेल एज तुम्हारी मेमोरी भी सेव होगी। तो नीचे फिगर देखो दिख रही है जहां पे एक व्यू सिस्टम दिखाया हुआ है, एक वर्चुअल कैमरा बताया हुआ है और वो वर्चुअल कैमरा एक वर्ल्ड सिस्टम को देख रहा है। वर्ल्ड सिस्टम जो तुम्हारा मेन व्यू है, गेम का सीन है, ठीक है। तो देखो वहां पे 3 ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं जो वर्चुअल कैमरा देख पा रहा है। वहां पे सिलेंडर भी दिख रहा है, क्यूब भी दिख रहा है, एज वेल एज ट्रायंगल भी दिख रहा है। बट ट्रायंगल का जो निचला वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा हिडन है, कैमरा उसे नहीं देख पा रहा। तो जब तुम उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे तो तुम्हें सिर्फ उतना ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जितना कैमरा को विजिबल है, या फिर उतनी ही इमेज को तुम रेंडर करोगे जितना कैमरा देख पा रहा है। तुम्हें कंप्लीट इमेज रेंडर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इससे तुम्हारी मेमोरी भी सेव होगी एज वेल एज तुम्हारा जो टाइम है वो भी सेव होगा।
That is, the camera sits at the origin looking down the positive z-axis. The x-axis aims to the right of the camera and the y-axis aims above the camera. Instead of describing or seeing vertices relative to the world space, it is convenient for later stages of rendering pipeline to describe them relative to camera coordinate system. The change of coordinate transformation from world space to view space is called the view transform and the corresponding matrix is called the view matrix. तो इसको हम क्या बोलते हैं? व्यू स्पेस बोलते हैं, जहां से हम लोग वर्ल्ड स्पेस को देखते हैं. तो इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग द होल सिस्टम एज अ वर्ल्ड स्पेस, ठीक है, वर्ल्ड स्पेस को अगर कंप्लीट डिफाइन करने जाओगे तो बहुत ज्यादा मेमोरी यूजेज होगा, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा. तो इंस्टेड ऑफ दैट तुम क्या कर रहे हो? वर्ल्ड स्पेस से ट्रांसफॉर्म कर रहे हो व्यू स्पेस में, और व्यू स्पेस से चीजों को डिफाइन कर रहे हो. तो जब व्यू स्पेस से तुम चीजों को डिफाइन करोगे तो तुम्हें सिर्फ उतना ही पोर्शन क्रिएट करना है जितना व्यू स्पेस को नजर आ रहा है. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वर्ल्ड स्पेस से व्यू स्पेस को, इसको हम व्यू ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, और जो मैट्रिक्स बनती है उसकी करस्पॉन्डिंग मैट्रिसेस को हम व्यू मैट्रिक्स बोलते हैं. ठीक है, व्यू स्पेस समझ में आया? व्हाट इज व्यू स्पेस? क्लियर है? ठीक है, उसके बाद देखो तुम्हारा नेक्स्ट स्टेज आता है टेसेलेशन स्टेज. Now what is tessellation stage? देखो, tessellation refers to subdividing the triangles of a mesh and new triangles. These new triangles can then be offset into new positions to create finer mesh details. देखो ये फिगर देख लो, तुमको समझ में आ जाएगा कि टेसेलेशन क्या होता है. एक चीज अगर मैं बताऊं तो जो भी चीजें तुम लोग गेम में क्रिएट करते हो, सपोज एक सरफेस तुम्हें गेम में क्रिएट करना है, जैसे यहाँ पे इस फिगर में दिख रहा है. तो देखो, अगर एक सरफेस तुम लोगों को क्रिएट करना है तुम्हारे गेम के अंदर, तो वो एक छोटे छोटे ट्रायंगल से क्रिएट होता है. डायरेक्टली हम कोई सरफेस नहीं बना सकते. मैंने लास्ट लेक्चर में ही आई गेस ये चीज बताई थी कि ट्रायंगल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हर एक ऑब्जेक्ट का. ट्रायंगल से ही हर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है. हमने शायद ये इनपुट असेंबलर स्टेज में ही देखे हैं इंडाइसेस वाले पार्ट में, राइट, के ट्रायंगल्स के ही हेल्प से हम हर एक 3D ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं. वो चाहे पॉलीगॉन रहो, ऑक्टागॉन रहो, हर एक जो ऑब्जेक्ट रहता है 3D ऑब्जेक्ट, उसको विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल हम क्रिएट कर सकते हैं. तो उसी तरह से जब कोई सरफेस भी तुम लोग क्रिएट करते हो तो वो छोटे छोटे ट्रायंगल्स को चिपका कर एक दूसरे से ज्वाइन करके क्रिएट किया जाता है. इसीलिए हमने तुम्हारे इनपुट असेंबलर स्टेज में बहुत सारी चीजें देखे, राइट, जैसे तुम्हारा लाइन स्ट्रिप था, लाइन स्ट्रिप के बाद लाइन लिस्ट था, तो उसके अंदर और एक चीज थी तुम्हारा ट्रायंगल स्ट्रिप और ट्रायंगल लिस्ट. तो ट्रायंगल स्ट्रिप यहाँ पे एग्जांपल में तुम देख सकते हो कि ट्रायंगल स्ट्रिप के हेल्प से एक सरफेस को क्रिएट हम लोग कर सकते हैं. हाउ? छोटे छोटे ट्रायंगल्स को एक दूसरे के साथ अटैच करके. तो यहाँ पे फिगर जो दिख रही है इसमें तुमको आइडिया आ गया होगा कि क्या होता है, कि कैसे ट्रायंगल से हम लोग चीजों को फॉर्म करते हैं. तो ये काम कौन करता है? तुम्हारा टेसेलेशन स्टेज ये काम करता है. तो देखो, फर्स्ट पॉइंट देखो, वी कैन implement a level of detail LOD mechanism where triangles near the camera are tessellated to add more detail and triangles away from the camera are not tessellated. In this way we only use more triangles where the extra detail will be noticed. तो देखो tessellation stage क्या करता है, जो छोटे छोटे ट्रायंगल्स जो सरफेस को क्रिएट करते हैं उनमें एक्स्ट्रा डिटेल्स डालता है. एक्स्ट्रा डिटेल्स इन द सेंस व्हाट? उसमें और छोटे छोटे ट्रायंगल्स क्रिएट करता है जिससे हम अलग अलग ऑपरेशंस उस पर इजीली परफॉर्म कर सके और एक सरफेस जो है वो इजीली फॉर्म हो सके. तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बोला हुआ है, जो ट्रायंगल्स कैमरा से सबसे ज्यादा नियर होते हैं, जो करीब में होते हैं, उनके ऊपर और ज्यादा फाइनर डिटेल्स ऐड की जाती है, और जो ट्रायंगल्स फार अवे फ्रॉम द कैमरा होते हैं उनको टेसेलेशन परफॉर्म नहीं किया जाता, वो वैसे ही रखे जाते हैं. जबकि जो ट्रायंगल्स नियर टू द कैमरा होते हैं उनके ऊपर टेसेलेशन परफॉर्म होता है. दैट मीन्स और ज्यादा फाइनर डिटेल्स उनमें ऐड की जाती है ताकि वो यूजर को इजीली नोटिसेबल रहे. ठीक है, फिर उसके बाद देखो, वी कीप अ सिंपलर लो पॉली मेश. लो पॉली मीन्स लो ट्रायंगल काउंट इन मेमोरी एंड ऐड द एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स ऑन द फ्लाई, द सेविंग मेमोरी. तो देखो यहाँ पे मेमोरी भी सेव हो रही है. लो पॉली मेश क्रिएट करें, दैट मीन्स व्हाट? लो पॉली यानी लो ट्रायंगल काउंट, सबसे कम ट्रायंगल काउंट हम यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. इसीलिए जो कैमरा से दूर वाले ट्रायंगल्स है वहां पे हम टेसेलेशन परफॉर्म नहीं करते. अगर वहां पे भी छोटे छोटे ट्रायंगल्स क्रिएट करेंगे तो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा और मेमोरी बहुत ज्यादा लूज होगी तुम्हारी. इसीलिए तुम क्या करते हो, जो नजदीक है कैमरा से, जो विजिबल है, नियरेस्ट टू द कैमरा जो ट्रायंगल्स है, उन्हीं के ऊपर टेसेलेशन परफॉर्म करते हो. इससे क्या होता है, तुम्हारी मेमोरी भी सेव होती है.
फिर उसके बाद देखो वी डू ऑपरेशंस लाइक एनिमेशन एंड फिजिक्स ऑन सिंपलर लो पॉलीमेश एंड ओनली यूज द टेसेलेटेड हाई पॉलीमेश फॉर रेंडरिंग। तो जो सिंपलर लो पॉलीमेश है, जो दूर के ऑब्जेक्ट्स है, उनके ऊपर हम एनिमेशन परफॉर्म कर सकते हैं, अलग अलग फिजिकल ऑपरेशंस या फिर फिजिक्स के जो ऑपरेशन है, जैसे कोई चीज मूव होती हुई अगर तुम्हें बतानी है तो ये भी तुम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, और जो हाई हाई वर्जन का जो ऑपरेशन रहेगा, जैसे रेंडरिंग अगर उसकी करनी है तो वो हाई पॉलीमेश ऑब्जेक्ट्स पे या फिर हाई पॉलीमेश ट्रायंगल्स पे तुम परफॉर्म करोगे। मतलब क्या, जो ट्रायंगल्स नियरेस्ट टू कैमरा है, तो जो ट्रायंगल्स नियरेस्ट टू कैमरा है उसके ऊपर तुम रेंडरिंग ऑफ द मेश परफॉर्म कर सकते हो। रेंडरिंग बोले तो एक कंप्लीट सीन को रेंडर करना और फिर उस सीन को ग्राफिक्स में या फिर जो भी तुम्हारा एनिमेशन रहेगा उसमें प्लेस करना। ठीक है, तो ये चीज टेसेलेशन के हेल्प से तुम लोग कर सकते हो। फिर देखो द टेसेलेशन स्टेजेस आर न्यू टू डायरेक्ट 3D 11 एंड दे प्रोवाइड अ वे टू टेसेलेट ज्योमेट्री ऑन जीपीयू बिफोर डायरेक्ट 3D 11. If you wanted to implement a form of tessellation, it would have to be done on the CPU and then new tessellated geometry would have to be uploaded back to the GPU for rendering. However, uploading new geometry from CPU memory to GPU memory and it also burdens the CPU with computing the tessellation. तो देखो जो डायरेक्ट 3D में जो टेसेलेशन यूज हो रहा है ये एक न्यू कंसेप्ट है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या करते थे, अगर तुमको टेसेलेशन परफॉर्म करना है तो ये सारी चीजें तुमको सीपीयू में करनी पड़ती थी और फिर वो डेटा तुम लोग कहाँ पे स्टोर करते थे, रेंडरिंग के लिए जीपीयू में सेव करते थे। तो इसकी वजह से जो सीपीयू का जो प्रोसेसिंग है वो भी स्लो हो जाता था, उसकी भी बहुत ज्यादा मेमोरी लूज हो जाती थी, तो ये हार्डर कंसेप्ट हो जाता था और स्लो डाउन हो जाता था प्रोसेस। बट यहाँ पे जो न्यू डायरेक्ट 3D 11 को लाया गया है मार्केट में, वहां पे टेसेलेशन जीपीयू इटसेल्फ में होता है, ना कि सीपीयू में। तुम्हें अलग से सीपीयू में करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर टेसेलेशन स्टेज। उसके बाद देखो आई गेस दो ही बचे हैं, तीन बचे हैं, फटाफट देखेंगे। तुम्हारा आता है ज्योमेट्री शेडर स्टेज। ज्योमेट्री शेडर देखो ऑप्शनल स्टेज है एंड वी डू नॉट यूज इट, so we will brief here. The geometry shader inputs entire primitives. For example, if we were drawing triangle list, then the input to geometry shader would be the three vertices defining the triangle. Note that the three vertices will have already passed through the vertex shader. The main advantage of the geometry shader is that it can create or destroy geometry. For example, the input primitive can be expanded into one or more other primitives, or geometry shader can choose not to output a primitive based on some condition. देखो ज्योमेट्रिक शेडर का सिंपल अगर मैं वर्ड्स में काम बताऊं तो वो या तो तुम्हारे ज्योमेट्री को क्रिएट करता है या तो तुम्हारे ज्योमेट्री को डिस्ट्रॉय कर देता है। रेंडरिंग पाइपलाइन से गुजरते गुजरते कभी कभी ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं कि कभी हमें वो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, ठीक है, हमें वो खत्म कर देना है। तो ऐसे टाइम पे हम वो चीज को ज्योमेट्रिक शेडर में डालते हैं जहां पे वो वर्टाइसेस को काउंट करता है और जो वर्टाइसेस नेसेसरी नहीं रहते या फिर रिक्वायर्ड नहीं रहते उन वर्टाइसेस को हटाया जाता है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो वर्टाइसेस इनपुट असेंबलर स्टेज में हमने असेंबल किए उससे ज्यादा वर्टाइसेस हमें चाहिए रहते हैं या फिर एक शेप हमें ज्यादा चाहिए रहता है, तो ज्योमेट्री शेडर में हम उस शेप को क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपलर वर्ड में अगर मैं कहूँ तो ज्योमेट्री शेडर में या तो ज्योमेट्री क्रिएट हो रही है या तो तुम्हारी ज्योमेट्री डिस्ट्रॉय हो रही है बेस्ड ऑन सम कंडीशंस के कभी उसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा वर्टाइसेस पिक्सल शेडर स्टेज में। ना व्हाट इज पिक्सल शेडर स्टेज? Pixel shaders are programs we write that are executed on GPU. A pixel shader is executed for each pixel fragments and uses the interpolated vertex attributes as input to compute a color. A pixel shader can be as simple as returning a constant color to do more complicated things like per pixel lighting, reflections and shadowing effects. तो यहाँ पे जो ऑपरेशंस होंगे ये पर पिक्सल परफॉर्म होंगे। लाइक जो भी ऑब्जेक्ट या फिर जो भी इमेज तुम लोग रेंडर कर रहे हो रेंडरिंग पाइपलाइन में, तो उसके जो पिक्सल्स रहेंगे तो हर एक पिक्सल पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसको हम पिक्सल शेडर स्टेज का ऑपरेशन कहते हैं। तो ये किससे एग्जीक्यूट होता है? तुम्हारे जीपीयू से एग्जीक्यूट होता है और प्रोग्राम के फॉर्म में इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो अलग अलग ऑपरेशंस तुम लोग यहाँ पे कर सकते हो, लाइक पर पिक्सल लाइटनिंग, हर एक पिक्सल पे अलग लाइटनिंग तुम प्रोवाइड कर सकते हो, रिफ्लेक्शंस दे सकते हो, हर एक पिक्सल का रिफ्लेक्शन तुम बना सकते हो, शैडोइंग इफेक्ट्स परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कोई ऑब्जेक्ट का शैडो क्रिएट करना है तो वह भी पर पिक्सल शैडो इफेक्ट तुम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये सारी चीजें कहाँ पे होती है? तुम्हारे पिक्सल शेडर स्टेज में, जहाँ पे हर एक पिक्सल पे अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। और लास्ट में आता है तुम्हारा आउटपुट मर्जर स्टेज। तो नाम से ही समझ रहा है यहाँ पे आउटपुट जनरेट हो रहा है। तो देखो आफ्टर पिक्सल फ्रैगमेंट्स हैव बीन जनरेटेड बाय द पिक्सल शेडर दे मूव ऑन टू द आउटपुट मर्जर। पिक्सल शेडर से जब पिक्सल्स जनरेट हो जाएंगे तो कहाँ पे चले जाएंगे? वो तुम्हारे आउटपुट मर्जर स्टेज में जाएंगे।
In this stage, some pixel fragments may be rejected. Example from the depth of stencil buffer test. Pixel fragments that are not rejected are written back to the buffer. तो यहाँ पे इस स्टेज में कुछ पिक्सल फ्रैगमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी. सपोज कुछ एक्स्ट्रा के पिक्सल फ्रैगमेंट्स है जो कि डेप्थ ऑफ स्टेंसिल बफर से लिए जा रहे हैं. स्टेंसिल बफर जो रिजर्व्ड बफर रहता था, राइट, ये भी चीजें हम देख चुके हैं. तो कुछ स्टेंसिल बफर से अगर पिक्सल फ्रैगमेंट्स लिए जा रहे हैं तो हो सकता है कुछ पिक्सल फ्रैगमेंट्स की जरूरत नहीं रहेगी. तो सम पिक्सल फ्रैगमेंट्स को यहाँ पे इस स्टेज में क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा. और जो पिक्सल फ्रैगमेंट्स रिजेक्ट नहीं होंगे उनको रेंडर किया जाएगा तुम्हारे बैक बफर के अंदर. नाउ व्हाट इज योर बैक बफर? बैक बफर हम देख चुके हैं. बैक बफर में एंटायर सीन को असेंबल किया जाता है, बनाया जाता है और फिर उसको लाया जाता है फ्रंट बफर में. ठीक है, तो अब तुम्हें कंसेप्ट आई गेस क्लियर हो गया होगा कि पूरा ऑब्जेक्ट रेंडरिंग पाइपलाइन से गुजरते गुजरते, हर एक स्टेज से गुजरते गुजरते आउटपुट मर्जर में आता है. आउटपुट मर्जर में उस ऑब्जेक्ट के कुछ पिक्सल फ्रैगमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है और जो पिक्सल फ्रैगमेंट्स रिजेक्ट नहीं होते वो एज एन ऑब्जेक्ट कहाँ पे रेंडर किए जाते हैं, तुम्हारे बैक बफर में रेंडर किए जाते हैं. तो बैक बफर में तुम एक सीन को असेंबल कर रहे हो और फिर वो सीन कहाँ पे लाया जाता है, फ्रंट बफर में लाया जाता है जहां से यूजर्स उसको देख पाते हैं. ठीक है, तो अब आई गेस पूरा कंसेप्ट तुमको क्लियर होगा. Blending is also done on this stage, whereas pixel may be blended with a pixel currently on the back buffer instead of overriding it completely. Some special effects like transparency are implemented with blending. तो देखो यहाँ पे blending भी perform की जाती है. सपोज बैक बफर में एक सीन ऑलरेडी क्रिएटेड है और उसी के ऊपर तुम दूसरा सीन जो तुम आउटपुट मर्जर से ले रहे हो वो प्लेस कर रहे हो. तो ब्लेंडिंग तुम यहाँ पे परफॉर्म करते हो कि दोनों सीन्स को तुम ब्लेंड कर सकते हो एक दूसरे के साथ. और इस पे ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट भी तुम लोग डाल सकते हो कि पीछे वाला जो सीन था उसको ट्रांसपेरेंट करके सामने वाले सीन के ऊपर तुम ला सकते हो. ब्लेंडिंग तुम परफॉर्म कर सकते हो. ठीक है, तो ये सारी चीजें कहाँ पे होती है, तुम्हारे आउटपुट मर्जर स्टेज में होती है, जो लास्ट स्टेज है तुम्हारे रेंडरिंग पाइपलाइन का. ठीक है, यहाँ तक पार्ट क्लियर है, समझ में आया? रेंडरिंग पाइपलाइन के स्टेजेस क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम है रेंडरिंग पाइपलाइन के कोई भी स्टेज में? फर्स्ट हमने इनपुट असेंबलर स्टेज देखे. ठीक है, इनपुट असेंबलर स्टेज के बाद हमने क्या देखे, वर्टेक्स शेडर स्टेज देखे. वर्टेक्स शेडर में हमने दो चीजें देखे, वर्ल्ड स्पेस और लोकल स्पेस. लोकल स्पेस बताई जहां पे लोकली हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और फिर वो ऑब्जेक्ट को हम लोग वर्ल्ड स्पेस में प्लेस करते हैं. ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखे, तुम्हारा क्या था, हाँ, टेसलेशन स्टेज था. टेसलेशन स्टेज के अंदर हमने देखे कि किस तरह से छोटे छोटे ट्रायंगल्स क्रिएट किए जाते हैं एक पर्टिकुलर सरफेस को क्रिएट करने के लिए. ठीक है, तो लो पॉलीमेश और हाई पॉलीमेश देखे उसमें. फिर उसके बाद आया तुम्हारा ज्योमेट्री शेडर स्टेज. ज्योमेट्री शेडर स्टेज में हमने क्या देखा कि यहाँ पे हम ज्योमेट्री क्रिएट भी कर सकते हैं एज वेल एज ज्योमेट्री को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, राइट. तो ये तुमने ज्योमेट्री शेडर स्टेज में देखे. फिर उसके बाद आया तुम्हारा पिक्सल शेडर स्टेज जहां पे हर एक पिक्सल पे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे और पिक्सल फ्रैगमेंट्स क्रिएट होंगे, राइट, जिसपे हम पर पिक्सल अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं जैसे लाइटनिंग, रिफ्लेक्शन, शैडोइंग एक्सेट्रा. और लास्टली आता है तुम्हारा आउटपुट मर्जर स्टेज जहां पे कुछ पिक्सल फ्रैगमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है और जो पिक्सल फ्रैगमेंट्स रिजेक्ट नहीं होते उनको हम बैक बफर में सेंड करते हैं. बैक बफर में भी हम अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे ब्लेंडिंग दे सकते हैं, हम प्रीवियस सीन से ब्लेंड कर सकते हैं करंट सीन को, एज वेल एज ट्रांसपेरेंसी भी यहाँ पे परफॉर्म होती है. तो दिस इज ऑल अबाउट योर रेंडरिंग पाइपलाइन. इज इट क्लियर? समझिए सारी चीजें. ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर एंड करते हैं यहाँ पे. बाय.